बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क को जो है वो तीन बड़े चैलेंजेस हैं। पॉलिटिकल चैलेंजेस, जो सियासी इस वक्त हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, और उसके साथ जुड़ी हुई माशी जो चैलेंजेस हैं, यानी पॉलिटिकल मैनेजमेंट किस तरह से करनी है हमने, इकनॉमिक मैनेजमेंट कैसे करनी है, और फिर सबसे बढ़ के मानसून की वजह से जो इस वक्त ख़ासकर बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। पिछले अगर हम 4-5-6 हफ्तों से अगर हम देखें तो 150 से ज़्यादा अमवात जो है वो हो चुकी हैं, कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, जिसमें उनकी अमलाक बाकी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा है। अब देखना यह है कि मुल्क की जो लीडरशिप है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करती हैं। ख़ासकर पंजाब के अंदर जो हालिया हमने तब्दीली देखी, वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर बने। एक जनरल मुशर्रफ के दौर में चीफ़ मिनिस्टर बने थे, 5 साल उन्होंने गुजारे थे, और अभी जो हमज़ा शहबाज साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला जो दिया, उसके नतीजे में चीफ़ मिनिस्टर बने। और ज़ाहिर है कि एक बड़ा दचका मिला है जो कोलिशन गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, ख़ासकर PMLN को। सो इस सूरत हाल में जो है आने वाली सियासत, और फिर हाल ही में हमने देखा है कि स्पीकर साहब ने 11 जो है MNAs PTI के, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। PTI का एक वाज़े तौर पे हम कह सकते हैं कि डिसप्लेयर है, और कॉन्फिडेंस उनको नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि आने वाले इंतखाबात अगर इस इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं तो ज़ाहिर है कि फिर सीरियस किस्म के सवालात जो हैं वो उठेंगे। लेकिन जो इत्तेहादी हुकूमत है वो फॉरेन फंडिंग केस का जो बताया जा रहा है कि इस हफ्ते के अंदर शायद उसका फ़ैसला जो महफूज किया गया है वो आ जाएगा, और उससे PTI को सियासी एतबार से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और लीगल इश्यूज़ जो हैं वो पार्टी के लिए पैदा हो सकते हैं। सो इस वजह से वो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलसल एक मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, फॉर्मर सूबाई वज़ीर, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा PTI के। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब के अंदर जो है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का प्रोसेस, वैसे तो PMLN जो है वो ये कहती है जी कि ये प्रोसेस ही ठीक नहीं था, ये यानी जिस तरह से 2018 के इंतखाब को चुराया PTI ने, इस इंतखाब को भी, यानी चीफ मिनिस्टर का भी इसी तरह स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर, इसको भी चुराया गया है, और वो कानूनी तौर पे वो ज़ाहिर अदालतों के अंदर भी चले गए हैं। अब प्रोसेस आप लोगों का काबीना की तश्कील है, सो कहाँ पे है इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह पाक के करम से हमने जो अप्रैल के पहले हफ्ते में ऑपरेशन रद्दुल साजिश स्टार्ट किया था, एक ऑपरेशन रिजीम चेंज शुरू हुआ था बैरूनी ताकतों के इशारे पे, और उस पर डॉलर्स थे, डीलर्स थे, और हाउस ट्रेडिंग थी, लोटे बनाना था, सिंध हाउस था, कानून को तोड़ना था, आइन को तोड़ना था, 63A1 की वायलेशन थी, आइन की धज्जियां उड़ाना था, धोस थी, धांधली थी, करोड़ों रुपए थे, अरबों रुपए थे। एक तो वो ऑपरेशन रिजीम चेंज था। हमने उसके मुकाबले में इमरान खान साहब की क़यादत में ऑपरेशन रद्दुल साजिश स्टार्ट किया। ऑपरेशन रद्दुल साजिश का पहला मरहला पंजाब के अंदर अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। हमारा वज़ीर आला बन गया, हमारा स्पीकर बन गया, हमारा डिप्टी स्पीकर बन गया, और अब इंशाल्लाह कैबिनेट भी बन जाएगी। अगला जो आखिरी मरहला है ऑपरेशन रद्दुल साजिश का, वो है वफाक के अंदर इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा इक़्तिदार में लाना। अब हम उसकी तरफ गामजन हैं, और वो हम इंशाल्लाह फ्रेश फ्री जो इंतखाबात है, इलेक्शन है, उसके जरिए से इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम उसके लिए तैयार बैठी है। जो 17 जुलाई को 20 इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर, उसने मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान की हर हल्के के अंदर 80% आवाम तकरीबन इमरान खान साहब के बयानी है, उसके नैरेटिव के साथ शाना बशाना और कंधे से कंधा जोड़ के सीसा फैलाई हुई दीवार बन के खड़ी है। इंशाल्लाह इस ऑपरेशन रद्दुल साजिश का आखिरी मरहला वो भी इंशाल्लाह जल्दी पाया तकमील तक पहुंचे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने दोबारा से लंगर खाने जो यानी मंसूबे शुरू किए थे PTI ने बुज़दार साहब की हुकूमत के दौरान, उनको रिज्यूम कर लिया है?
देखिए, आपके सामने है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई, इसने पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर वो तमाम फलाही काम, वो रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट था, उसके तहत जो हर किस्म के नादार तबकात थे, सिर्फ एक तबका नहीं, हर किस्म का जो नादार तबका था, उन तमाम की जनाब फैसिलिटेशन के लिए और उनकी जनाब बेहतरी के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, सारे खत्म करके 2000 रुपए का जनाब उनका लगा दिया था महाना, और उस 2000 महाना के ऊपर 2 अरब रुपया उसकी पब्लिसिटी पे लगाया। और जो वजीर इतलात है बदकिस्मती से वफाक के अंदर, वो जिस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 2000 गरीब आवाम को देने का ऐलान किया, 14,000 खत्म करके 2000 देने का ऐलान किया था। और ऐलान करने का जो तरीका, जो रौनक, जो तकब्बुर, जो फिरौनियत, जो यजीदियत उसके चेहरे पे और उसके अल्फाज से टपक रही थी, वो कहती थी जैसे वो अपने बाप के घर से जो है वो 2000 रुपये देंगे या हुक्मरान। उन्हें इस अंदाज से उसने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि 2000 रुपया हम देंगे अपनी जेब में से, लेकिन दूसरी तरफ 14,000 रुपया महाना मिलता था गरीब आवाम को, आजिज़ी के साथ, सारी के साथ उनके घरों में, उनको घरों में पहुंचता था, उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता था। और फिर एक नहीं, पीसीओ स्कीम थी, ट्रांसजेंडर्स की, माजूरों की, बूढ़ों की, जनाब बेरोजगारों की, जो राह चलते जिनके ऊपर छात्र साहिबान नहीं था, उनकी कम अज कम तो 25-30 ऐसे जनाब बेआसरा और बेसहारा तबके और गरीब और नादार तबके थे, जिनके लिए अरबों रुपए की मालियत के प्रोजेक्ट जारी थे। वो इंशाल्लाह हमने अब दोबारा इमरान खान साहब की में, जो भी परवेज लाई साहब की वजारत आला में, हमने उसका साथ ले लिया। चौहान साहब, ये वासिफ साहब का जो डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन था, वो कहते हैं जी टाइम से पहले ही आप लोगों ने मतलब पेपर ही सबमिट करने दिए गए थे, ये क्या वजह थी? नहीं, वो तो उसके ऊपर उनकी वो नहीं है, वो स्पीकर के इलेक्शन के ऊपर वो गए हैं अदालत में। अच्छा। और मैं ये समझता कोई फायदा नहीं है स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से। आपका चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन के हवाले से जो रूलिंग 3 मार्च इसी साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के बेंच की मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ वो एक नज़ीर है, एक एग्जाम्पल है। और किसी किस्म की जो है वो स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से कोई चीज़ अदालत के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग में नहीं जा सकती। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि जनाब उसमें आपका सीरियल नंबर दोनों साइडेड पे लिखा हुआ था, अगर तो कुछ धांधली होती, कोई जाली वोट भुगता होता तो चलो कोई चीज समझ भी आती। अब नाच न जाने आंगन तेरा 10 वोट आपके कम निकले हैं, और अब आप अपना बहाना करके जनाब अपनी टकलियां और अपनी जनाब मन किशोरी के लिए अगर आप जनाब कर रहे हैं तो 100% आप चले जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें से कुछ चीज निकलेगी। चौहान साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि जिस मैसिव लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया गया, और फिर जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ही वज़ीर आला जो हैं चौधरी परवेज साहब कहते थे जी कि इन लोगों को हमने रिमूव करना है। सो डू यू थिंक कि ये एक बेहतर मैनेजमेंट है, हिकमत अमली है? क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने काम ब्यूरोक्रेसी से ही करवाना होता है ना, तो सारों के ऊपर अगर इस तरह से आप मतलब इल्ज़ाम लगा के उनको कहेंगे जी कि ये किसी एक ख़ास ख़ानदान के मुलाजिम है, ना कि पंजाब की हुकूमत के, तो ये क्या एक बेहतर हिकमत अमली है आप लोगों की? नहीं भाई साहब, आप दुनिया के किसी मुल्क में चले गए और अमेरिका में जो सबसे बड़ा जमहूरियत का चैंपियन है, वहां पे भी जब रिजीम चेंज होती है तो हर पार्टी जिसका इक़्तिदार आता है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आती है, वो अपने वो लोग के जो उनके साथ कंफर्टेबल जोन में होते हैं उनको लेकर आते हैं। और अभी जो हमने ये कर रहे हैं, ये तो हम पिछले 4.5 महीनों में जो गुंडागर्दी और बदमाशी इंतजामी और पुलिस में उन्होंने की है वो पूरी दुनिया ने देखी है। उनका एहतसाब कानून और इखलाक के दायरे के अंदर रह के करेंगे। हम कोई जाती इंतकाम नहीं ले रहे, हम तो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि आइंदा कोई ब्यूरोक्रेट, कोई कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई पुलिस का मुलाजिम, एहलकार या अफसर वो खानदानों की गुलामी इख्तियार करके आवाम के ऊपर जुल्म और जबर और इस्तेहसाल के और इस्तबदाद के पहाड़ न ढाए। आपके सामने है कि असम्बली के अंदर पाकिस्तान क्या दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा पुलिस अंदर दाखिल हुई। पुलिस ने दाखिल होकर 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन, खवातीन पार्लियामेंटेरियन को मारा पीटा, उनको मौत और हयात की कशमकश का शिकार किया। आपने देखा 25 मई को क्या क्या कुछ नहीं हुआ। प्लास्टिक की गोलियां चलाई, बंदे शहीद हुए, हजारों लोग जख्मी हुए, चादर चारदीवारी का बेड़ा गर्क किया गया। अच्छे भले शरीफ
शरीफुल नफ्स पढ़े लिखे खानदानों के घरों में पुलिस फलांग के दीवारें जनाब अंदर दाखिल हुई, उनकी माँ बहन और बेटियों की जनाब इज्जत और तौकीर के जनाजे निकले। ये सारी चीजें कम से कम इसके ऊपर तो चेक एंड बैलेंस होगा ना, ताकि आइंदा हुकूमत तो सदा किसी की नहीं है, तो सदा हम यहाँ पर जनाब तो इक़्तिदार में तो नहीं आए, कल इक़्तिदार किसी और का होगा, उससे अगले साल तो अगले टेन्योर में किसी और का होगा। लेकिन हम ऐसी एग्जाम्पल सेट कर जाए कि आइंदा इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी कम से कम इस किस्म की हरकत ना करें। अच्छा, अब काबीना के हवाले से वज़ीर आज़म फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान साहब जो थे वो लाहौर में थे, क्या अभी तक कोई फाइनल नहीं हो पा रहा या कोई कंसेंसस नहीं डेवलप हो पा रहे? मशवरा सारा इमरान खान साहब ने कर लिया है, मेरा ख्याल है कि कल परसों तक जो है वो चीज़ें अनाउंस हो जाएगी। अच्छा, इलेक्शन का ये जो 11 मेंबरान की हुई है यहाँ पे कौमी असम्बली के अंदर, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। आप लोग तो ऑलरेडी, आप लोगों की जमात जो है वो इस्तीफ़े दे चुकी थी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस दिन मूव हो रहा था। शाह महमूद कुरैशी साहब मोहतरम जो है फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ऐलान किया था। अब क्या मसला है? आज हाई कोर्ट भी चले गए हैं जनाब असद उमर साहब। नहीं जनाब, हम असल में इलेक्शन कमीशन का जो पार्शलिज्म है, जो उसका नून लीग की तरफ और इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ झुकाव है, हम तो उसको बेनकाब करने गए। पहली बात तो ये है कि ये स्पीकर अथराइज ही नहीं है कि ये जनाब 11-11 करके जनाब उसको मंजूर करे। फिर आगे से इलेक्शन कमीशन अथराइज ही नहीं है कि जो इस्तीफा हुआ उसको वो रोक सके। इनसे पूछो 5 महीने इस्तीफे 4.5 महीने क्यों रोके गए, और 4.5 महीने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी तमाम इस्तीफे मंजूर करने के बाद अपने ऑफिस से निकले थे। प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया था। पूछा जाए इलेक्शन कमीशन से, उसने 4.5 महीने ये गैर आईनी हरकत क्यों? ये तभी तो हम कहते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार नहीं है। पिछले 2 सालों में अमूमन और पिछले 5 महीनों में खुसूसन 20 ऐसे इक़दाम हैं जो क्लियर कट बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन पार्शल है और उसका झुकाव नून लीग की तरफ है, इम्पोर्टेड हुकूमत। हाँ ठीक है, लेकिन आप लोग तो खैर इमरान खान साहब इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो बड़ी तारीफ़ें करते थे, बट एनी हाउ मेरा ख्याल है कि आप लोगों का जो बाद का एक्सपीरियंस है वो उनके साथ कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादा ये इत्तेहादी हुकूमत ये कहती है कि जो फॉरेन फंडिंग है, अभी आपने देखा भी होगा कि पिछले चंद रोज़ के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी। एंड आई बिलीव कि इस वीक के अंदर कहीं अनाउंसमेंट ना हो जाए, आपकी पार्टी को बैन किया जा सकता है, मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग चेयरमैन आपके, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। ये वो वजह है फॉरेन फंडिंग केस जिसकी वजह से आप लोगों की पार्टी ने पूरे का पूरा एक दावा जो है या एक प्रेशर जो है वो रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो ये फैसला ना दे पाए। भाई साहब तसल्ली से 4 मिनट सुनिए, पूरे का पूरा आपका ये फॉरेन फंडिंग केस आपके सामने रख दो। पहली बात तो ये है कि हमारे खिलाफ केस है ममनुआ फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस है असल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। दूसरी बात यह है 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तीनों पार्टियों के जो इस वक्त जनाब फॉरेन फंडिंग केस के जनरल चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, तीनों का मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटनी होगी और मुश्तरका इनके मुतालिक फैसला आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का 2017 के अंदर इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शन है फैसले की सूरत में। तीसरी चीज जनाबे वाला, हमारा तो ममनुआ फंडिंग केस है और उस ममनुआ फंडिंग केस का आइन और कानून के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सजा ये है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कमर दिलशाद साहब कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग आर द सेम थिंग। अभी बीच में ना टोको, अभी तसल्ली से सुन लो जी। हमारा ममनुआ फंडिंग केस है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सजा, वो फंड जो है वो जब्त हो जाएगा। इनके मुतालिक तो जो स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी कमेटी को 72 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड नहीं है। नून लीग का और 36 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड नहीं है पीपल्स पार्टी का कि कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, किसने दिया। फिर 9 अकाउंट्स नून लीग और पीपल्स पार्टी ने छुपाए हैं। फिर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में इलेक्शन कमीशन की। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपना मरहूब, महबूब और मतलूब मसला मनी लॉन्ड्रिंग उसको जनाब इन्होंने इधर भी जारी और सारी रखा और अपने इस पार्टी फंड्स के जरिए से और पार्टी अकाउंट्स के जरिए से इन्होंने करोड़ों रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की। तो जनाब फैसला सबका मुश्तरका आएगा, हमारा फॉरेन फंडिंग नहीं है, फॉरेन फंडिंग इनका है।
हमारा ममनुआ फंडिंग है। बहरहाल वो तो मैंने फिर आपको कहा कि कमर दिलशाद साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो कहते हैं कि ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग दे आर ऑल द सेम थिंग एनी हाउ। मुझे काइंडली ये बता दें कि सोशल मीडिया के ऊपर ये कोई इतनी मतलब टेक्निकल एक चीज़ है कि इमरान खान साहब को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने की क्या ज़रूरत थी? अगर उनको इसरार भी किया परवेज़ इलाही साहब ने या मोनस साहब ने, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो कोई पार्टी का ऑफिस नहीं है। नहीं, मैं ये समझता हूँ वो पार्टी चेयरमैन है, वो साबिक वजीर आजम है, उन्होंने एज अ पार्टी चेयरमैन की हैसियत से वहां पर चेयर किया। वहां पे उस वक्त जो कमरे का जो डेकोरम था वो एक पार्टी चेयरमैन की चेयर के तौर पे जो है ना उसको यूज किया गया है, और वो कर सकते हैं जिस पार्टी की हुकूमत हो। इनसे पूछो बेगम सफदर अवान कि जो ना पार्टी की कोई चेयरमैन थी ना पार्टी की कोई जनाब लीडर थी, वो मुजरमा होकर वजीर आजम हाउस के अंदर जो है वो चेयर कर सकती है, वो लीड कर सकती है मीटिंग्स को। तो ये एक नहीं, मीटिंग लीड करना और ऑफिस के अंदर जाके उस चेयर के ऊपर बैठना, उसमें थोड़ा सा जाहिर है कि फर्क तो है ना उसमें। इमरान जी भाई साहब, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड तयशुदा मुजरिमा है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मीटिंग क्यों चेयर करती हैं? चलें, वो अगर वो गलत काम कर रही है तो आप लोग तो जाहिर है कि आप लोग तो देखें ना, तहरीक इंसाफ है, इंसाफ की तहरीक है, आप लोग तो इंसाफ की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे। अरे पार्टीज की जना वो जना क्यों चेयर करते हैं? जनाब मुराद अली शाह बैठे होते हैं और सारे लोग बैठे होते हैं, सरकारी जनाब कैबिनेट की और बाकी सारी, और ये चीज नहीं है। जिस पार्टी है उस पार्टी का चेयरमैन उस पार्टी के वजीर आला का बॉस है, उस पार्टी के वजीर आला का बॉस वो है। जब मीटिंग चेयर हो रही होगी और बॉस चेयर कर रहा होगा तो बॉस ने प्रिजाइडिंग सीट पे बैठना है ना। लेट अस से कि इस वक्त शहबाज साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके बॉस जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब आके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ सकते हैं? मुजरिम ना हो तो सुन बैठ सकते हैं, लेकिन अगर वो मुजरिम ना हो तो, वो तो डिक्लेयर्ड मुजरिम है ना। मफरूर भी है थोड़े से, सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ का टैग भी लगा हुआ है। हाँ, अगर वो मुजरिम ना होते, मफरूर ना होते और पार्टी चेयरमैन होते, बट आई स्टिल स्टैंड विद द आर्गुमेंट के जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसमें एक वो शख्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड नहीं है उस पोजीशन के लिए, आई डोंट थिंक कि वो उस कुर्सी पे उसको बैठना चाहिए, इखलाकी तौर के ऊपर भी और कानूनी तौर के ऊपर भी। फाइनली मुझे काइंडली ये बता दें चौहान साहब कि अब क्या आप लोग उसी जज्बे से इलेक्शन के लिए डिमांड करेंगे जिस तरह से आप लोग चीफ मिनिस्टरशिप मिलने से पहले कर रहे थे, या अब आप लोग चाहेंगे कि ये टाइम पूरा हो, केपी और यहाँ की जो असम्बलियाँ हैं वो भी टाइम पूरा करे और मरकज़ भी पूरा करे और फिर आप लोग इलेक्शन में जाएं? मैंने आपको शुरू में कहा कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के मुकाबले में इमरान खान साहब की क़यादत में हमने शुरू किया था ऑपरेशन रद्दुल साजिश। जो अमरीकी साजिश थी ना, उसको रद्द करने के लिए हम ऑपरेशन रद्दुल साजिश, उसका पहला मरहला कंप्लीट हुआ है कि पंजाब के अंदर हमने इन चोरों, लुटेरों और इम्पोर्टेड हुकूमत और डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठ के आने वाले को हमने बेनकाब भी किया और नाकाम और नामराद भी किया। आखिरी मरहला और अहम मरहला इस ऑपरेशन रद्दुल साजिश का वो है वफाक के अंदर इमरान खान साहब को दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ वजीर आजम बनाना है। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर फ्री और फौरी इलेक्शन करवाए जाए। नहीं तो आप लोग ऐलान कर दें ना, आप लोग पंजाब और केपी की असम्बलियां तोड़वा दें, खत्म हो गई, फिर तो जाहिर है कि सारे लोग जो हैं वो चले जाएंगे इलेक्शन में। बात सुन लेना, इसमें अब दो ऑप्शन है, या सिर्फ कौमी असम्बली तोड़ दी जाए और कौमी असम्बली का इलेक्शन कराया जाए, या चारों असम्बलियां सूबाई और कौमी असम्बली तोड़ के तमाम का तमाम इलेक्शन नया कराया जाए। हमें हर दो सूरतों में कबूल है। हमारी जो स्ट्रेटजी है हमें हर दो सूरतों में कबूल है। हम चाहते हैं, पाकिस्तान डूब चुका है, डूब रहा नहीं है, डूब चुका है, दिवालिया तकरीबन हो चुका है। इस क्राइम मिनिस्टर, इस नाअहल और निकम्मे हुक्मरान पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख का सबसे नाकाम, सबसे नामुराद, सबसे नालायक और सबसे निकम्मा अगर कोई वजीर आजम हुक्मरान आया तो वो शहबाज शरीफ है। उसके तो बस में ही नहीं है, ना डॉलर संभाला जा रहा है, ना इकोनॉमी संभाली जा रही है, ना इंपोर्ट, ना एक्सपोर्ट, ना फॉरेन रेमिटेंस, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो सारा गंद आप लोगों पे डालते हैं, वो कहते हैं आप लोगों की वजह से ये सारा कुछ हुआ है।
बाबा आप कह सकते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है किसकी वजह से हुआ है। चले बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे साबिक सूबाई वजीर और PTI के मरकजी रहनुमा जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब। नाज़रीन ब्रेक लेंगे और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको मालूम है कि मानसून की वजह से पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तबाही देखने में आ रही है। ख़ासकर अगर हम फोकस करें बलूचिस्तान के ऊपर, तो बलूचिस्तान में 142 बताए जा रहे हैं कि कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। इसके अलावा जो है हज़ारों की तादाद में मकानों को नुकसान पहुँचा है, यानी तबाह हुए हैं। सड़कें, पुल हैं, इसमें माल मवेशी है, खड़ी फसलें जो हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी सरकारी हो या गैर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको भी बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुँचा है। कई सालों के बाद इस किस्म की बारिशें जो हैं वो देखने में आ रही हैं इस मानसून के सीज़न में। और बताया जा रहा है कि ये जो अगस्त का महीना है, इसमें मज़ीद भी इसी तरह की तूफ़ानी और ख़तरनाक बारिशें जो है वो होंगी पाकिस्तान के, यानी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने दौरा भी किया है मुख्तलिफ अज़ला का, ख़ासकर वो अज़ला बलूचिस्तान के जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, और वहाँ पे उन्होंने ख़िताब भी किया है। एक डिस्ट्रिक्ट में जाके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को और बाकी जो अफसरान थे उनको मुअत्तल भी कर दिया। चीफ मिनिस्टर चूँकि उनके साथ थे, और वजह ये थी कि खैमे थे लेकिन उनके अंदर खुराक नहीं थी, वहाँ पे अद्वियात नहीं थी, ज़रूरत की बाकी जो अशिया ख़ासकर साफ़ पीने का पानी जो है वो मैसर नहीं था, जिसकी वजह से ये किया गया। और ये सिर्फ़ एक यानी इलाके की या एक ज़िले की बात नहीं है। इस तरह की जब सूरत हाल पैदा होती है तो फिर ज़ाहिर है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, हमारी जो मशीनरी है, वो मूव करते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी तो चूँकि रेस्क्यू का मरहला है, फिर रिलीफ का मरहला है, और फिर उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन का मरहला जो है वो शुरू होगा। और इस वक्त लोगों को ज़रूरी जो खैमे हैं, अद्वियात हैं, खुराक है, साफ़ पीने का पानी है, और उनको महफूज जगहों के ऊपर मुंतकिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। किस तरह से सूबाई हुकूमत मरकज़ी इदारों के साथ मिल के इसके ऊपर काबू पाती है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार काकर साहब हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं कोयटा के अंदर न्यूज़ 1 के। उनसे हम मालूमात ले लेते हैं। काकर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। काइंडली ये बता दीजिएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, जो ख़बरें आ रही हैं 34 जो अज़ला हैं बलूचिस्तान के, उनसे वो क्या है लेटेस्ट? जी, सूबे में सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में लोग बिल्कुल रो रहे हैं कि उनके लिए कुछ छोड़िए खाने को कुछ नहीं है। हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो बहुत ताख़ीर से उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है, और हमारी इसी हफ्ते में ये आखिरी 3-4 दिनों में थोड़ा सा एक्टिव हुए की तरफ गए हैं, और अभी बाकी इसी तरह वज़ीर आला साहब जो है वो भी बहुत ज्यादा उन्होंने इस मामले में सुस्ती दिखाई है। और इस दौरान क्योंकि ये बारिशें तो जून के आखिरी अशरे से शुरू हुई थी, जो अभी तक उन्होंने जुलाई में काफी तबाही फैलाई है, लेकिन वज़ीर आला ने या जो चीफ सेक्रेटरी या दीगर हुकाम है उनमें से बहुत कम इन इलाकों में गए हैं, जिसके बायस ये तबाही अभी तो चूंकि दूर दराज इलाके हैं पूरी तफसीर नहीं आई है, तो भी में मीडिया की बरकत से ये तकरीबन 145 के करीब लोगों की हलाकत की खबरें आ रही हैं, जबकि एक्चुअल तादाद इससे काफी ज्यादा है। इसी तरह अगर अजीज 8,000 का बता रहे हैं, लेकिन इससे डबल तादाद हो सकती है, क्योंकि गाँव जो है वो सैलाबी रेलों की में आए हैं और बहुत ज्यादा तबाही हुई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार काकर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली शाह साहब हैं, आप एक्सपर्ट ट्रिब्यून से मुंसलिक हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी मालूम कर लेते हैं कि इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन जो है वो क्या है। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये मुझे काइंडली बताइएगा कि जो तबाही है या जो नुकसानात हैं उसकी खबरें आप तक क्या पहुँच रही हैं पूरे सूबे से इस वक्त? गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 2 मरतबा वज़ीर आज़म साहब जो है वो यहाँ बलूचिस्तान आए
पहले जलमक्सी गए और आज के लसफला और चमन का उन्होंने विजिट किया। लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खास कर किला सैफुल्लाह में एक कैंप का दौरा किया। हिंसोब एक इलाका है, हजारों की तादाद में लोग सैलाब और बारिशों के बायस बेघर हुए थे। वहां पर वज़ीर-ए-आज़म साहब जब एक खेमे के अंदर गए तो उन्होंने पूछा जो सैलाब मुतासिरीन थे कि कोई खाना या पानी यहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पर न खाना है, न पानी है, न कोई और बंदोबस्त है। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सख्त बरहमी का इजहार किया और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर कुतुब हुसैन जो भी उनके हमरा थे उनको कहा कि जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब बात यह है, एक है फेडरल गवर्नमेंट और एक है सूबाई हुकूमत। जहां तक सूबाई हुकूमत की बात है, सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, बल्कि वो एक क्रिमिनल साइलेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अभी तक हमारे जो वज़ीर आला साहब है, आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, उनके साथ चले गए इन इलाकों में। अभी तक लसबेला में वो ग्राउंड पे नहीं गए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो मुतासरा जिला है वो लसबेला है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी वहां पे जाना चाहिए। अब जाहिर है पॉलिटिकल एक कोलिशन गवर्नमेंट है। नवाबजादा खालिद मक्सी ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को हाथ से पकड़ा, लेके गए अपने जिले जल मक्सी में। आज JYF, चूंकि वो भी एक कोलिशन पार्टनर है फेडरल गवर्नमेंट में, मौलाना वासी जो है हाउसिंग एंड वर्क्स के मिनिस्टर है, आज वो वज़ीर-ए-आज़म को अपने हल्के किला सैफुल्लाह लाए, चमन लाए। लेकिन जो लसबेला जिला है, ये साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का इलाका है, यहाँ पर अभी तक वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं गए हैं। मुझे काइंडली ये बता दें कि जाम मोहम्मद साहब जो हैं, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, लसबेला का आपने कहा सबसे ज़्यादा मुतासर जो ज़िला हुआ है वो लसबेला है। क्या ये जाम साहब वहाँ पे आपको किसी जगह पे कोई दिखाई दिए हैं? ये जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो मरकज़ के अंदर हैं, पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर हैं, या नेशनल असेंबली, या सूबाई जो लोग हैं, ये किसी जगह पे ग्राउंड पे आपको दिखाई दिए हैं अदर देन आज जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ चंद लोग थे? देखिए सर, जहां तक जाम कमाल खान साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की बात है, इमीडिएट उनका भी कोई रिस्पॉन्स इस तरह नहीं था। लेकिन गुज़श्ता 2-3 रोज से मैं देख रहा हूँ वो ग्राउंड पे जा रहे हैं, ट्वीट्स जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि वो अब इख्तिदार में नहीं है। जो लोग इख्तिदार में वो जान ही रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं। मैं थोड़ा सा सर आपको ये सूरत हाल बता दूं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमवात की तादाद जो है 142 हो गई, इसमें 50 के करीब जो है बच्चे हैं। अब इसके अलावा और ये वो तादाद है जो रिपोर्टेड है। अभी तो ऐसे कई लोग होंगे जो कि रिपोर्टेड ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, जिस तक कोई भी नहीं पहुंच सका अभी तक। बहुत ज्यादा है। हमें बहुत इलाकों से खबरें मिल रही है, रिपोर्ट्स मिल रही है कि वहां पे अब भी खवातीन और बच्चे जो हैं वो लापता है। चागी में, नुश्की में, लसबेला में, जल मक्सी में। लेकिन चूंकि जाहिर है सुबह का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर 7वें रोज वो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए निकल जाता है, तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर डीसी किधर काम करेगा। अच्छा शाह साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि अब इसका ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन, एक इंसानी अलमिया है और एक कुदरती आफात की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, बट द गवर्नमेंट्स आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल। मुझे ये बताएं कि ये जितने भी सियासी लोग हैं, हमारे बलूचिस्तान के भाई जो हैं, जो सियासी लोग हैं, नॉट द पब्लिक, वो हमेशा ये गिला करते हैं जी हमारे रिसोर्सेज जो है वो मरकज़ लेकर चला गया है, हमें कुछ भी नहीं मिलता, हमारा कोई देखभाल नहीं करता। ये लोग अगर खुद लसबेला के अंदर जल मक्सी है, कोल्लू है, बाकी जितने भी चमन में आज जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब खिताब कर रहे थे, वहाँ पे पकड़ के एक वज़ीर साहब उनको ले गए। ये लोग खुद तो इन इलाकों के अंदर रहते हैं। अगर ये रहते होते तो फिर तो इनको ज़मीनी हक़ाइक़ का भी पता होता। ये खुद तो वहाँ रहते नहीं है, ना इनकी फैमिलीज रहती हैं। वही साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की। ये कभी आप इस्लामाबाद में मिलेंगे तो यही सवाल आप इनसे जरूर करना कि आपके पास जितने वसाइल थे उन वसाइल को आपने कैसे इस्तेमाल किया। और आप MPA थे, MNA थे, सेनेटर थे, आपने कितने दिन अपने लोगों में इस मुश्किल घड़ी में गुजारे, उनसे कम से कम ये जरूर पूछना चाहिए। अक्सर ये लोग इस्लामाबाद में, कराची में, दुबई में होते हैं,
ये बलूचिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला जो है सर वो ये है कि एक तो हमारे पास वसाइल कम है, फंड्स कम है। वसाइल तो खैर बहुत ज्यादा है, एक रेकोडिक से आप 2 पाकिस्तान चला सकते हैं, गवादर डीप सी पोर्ट है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनका जो बजट है वो बहुत कम है, क्योंकि इस सूबे का रिवेन्यू या इनकम जो है वो बहुत कम है। जाहिर है एनएफसी जो है, एनएफसी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर पॉवर्टी भी है, उसके अंदर पॉपुलेशन भी है, उसके अंदर साइज भी है, ये सारी चीजें मिलके, बट रिसोर्सेज का जो मिसयूज होता है, करप्शन जो है अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी के अंदर सरैयत कर चुकी है हमारी लीडरशिप के अंदर, उसकी वजह से जो आम आदमी है बेचारा आज, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, जिसके पास जो है वो साफ पीने का पानी नहीं है, जिसके पास डिसिप्लिन भी नहीं है कि वो अपने बच्चे को इस हालत के अंदर दे सके। बहुत शुक्रिया आपका सैयद अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी नाज़रीन कोयटा से हमारे साथ थे। और जो इस वक्त सिचुएशन है एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, उस हवाले से जो है वो हमें ब्रीफ कर रहे थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आगे मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, ख़ासकर जो हमारा डॉलर और फिर हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर हुकूमत ने यानी एक मिक्स किस्म की जो है सिग्नल दिया है। पेट्रोल की कीमत 2-3 रुपये जो है वो कम कर दिया, लेकिन जो डीजल है उसको 11 रुपये से ज़्यादा, इसी तरह मट्टी का जो तेल है उसको भी कीमत के अंदर इजाफा हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आने वाले सर्दियों के अंदर वो गैस का होगा, क्योंकि गैस की जो परचेज थी वो टाइमली बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने नहीं किया है, तो आने वाली जो सर्दियां हैं उसमें गैस की लोड शेडिंग आवाम के लिए होगी। इसमें बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम देखें सियासी कशमकश में मुल्क के अंदर, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है बुनियादी तौर पे वो मईशत का ही है, और इसके ऊपर कई प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, कई मरतबा बात की है, बल्कि तकरीबन हर रोज़ ही बात करते हैं। बिकॉज जब तक मईशत ठीक नहीं होगी तो ज़ाहिर है कि हर फर्द जो इस मुल्क के अंदर बसने वाला है उसकी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून नहीं होगी। और यही वजह है कि महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ना होने की वजह से खमियाजा जो है वो पूरी मुल्क को, पूरी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर ये किया कि जो पेट्रोल की कीमत है उसको तो तकरीबन 3-3.25 रुपये जो है, या 3.5 रुपये जो है वो कम किया है, लेकिन डीज़ल जो है उसकी कीमत में 11 रुपये से ज़्यादा इजाफा कर दिया है। मट्टी का तेल जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। जो गैस की कीमतें हैं आने वाले जो सर्दियां हैं उसमें एक तो वैसे ही उनको बढ़ा दिया गया है, हर महीने हम देख रहे हैं। और लोड शेडिंग का भी बताया जाता है कि बिकॉज टाइमली अगर हमने परचेज़ ना की तो LNG, तो फिर हमें लोड शेडिंग भी सर्दियों के अंदर देखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ डॉलर जो है वो भी अभी तक कोई उस तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहा। और ये वो चैलेंजेस हैं इस इत्तेहादी हुकूमत के लिए, जिसके ऊपर इस हुकूमत को सीरियसली कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन उसके लिए सियासी जो इस्तेहकाम है वो नहायत ही ज़रूरी है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, माशी माहिर हैं, लिखते भी हैं रेगुलरली मुल्क की मईशत के ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से बताएं कि क्या हुकूमत के पास और कोई क्वेश्चन नहीं था, या इंटरनेशनली प्राइसेस जो हैं वो कुछ नीचे आई हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, हुकूमत के लिए मुश्किल है कि वो पास ऑन करे सार्फिन को? जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल की जो आलमी मंडियों में कीमत है उनमें बहुत फर्क आ गया है। पेट्रोल की कीमत शायद कुछ नीचे आई है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के आपस में जो गैप हुआ करता था, जो नॉर्मली इतना नहीं हुआ करता था, डीजल की डिमांड आलमी मंडियों में बहुत तेजी से बढ़ी है, और उसकी वजह से उसकी कीमत जो है वो भी पेट्रोल से कहीं ज्यादा हो गई। जो दोनों चीजें की हैं आज हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त की हैं। पेट्रोल की कीमत कुछ गिरी है आलमी मंडी में, हमें 3 रुपए का बेनिफिट जो है हुकूमत ने पास ऑन किया है। डीजल की कीमत के हवाले से एक IMF की कंडीशन भी थी और आलमी मंडियों की कीमत भी थी, उसको बढ़ाना पड़ा है ताकि IMF की सारी जो शराइत हैं उनको पूरा कर दिया जाए। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताएं कि IMF के हवाले से हमारे आर्मी चीफ साहब की भी जो खबरें मीडिया के अंदर आई, इवन अमेरिकन ने भी उसको कंफर्म किया। आप समझते हैं कि वो जो डेट है
एंड ऑफ दिस मंथ आज जो शुरू हुआ है, यानी अगस्त के आखिर में जाके उन्होंने एक मीटिंग जो है उसके अंदर उसकी अप्रूवल फाइनली देनी है बोर्ड की मीटिंग में, तो उससे कबल तो फिर मुश्किल होगा शायद। या डू यू थिंक कि इस इंटरवेंशन से कुछ पॉसिबल है कि जल्दी कुछ पैसे हमें मिल जाए, वहाँ से डॉलर्स मिल जाएं? देखिए, दो चीजें भाई साहब, एक कहलाती है बीमारी और एक कहलाती है बीमारी की अलामात। अभी जो आपने जिक्र किया कि रुपया बड़ा तेजी से गिर रहा है और इन्फ्लेशन आ रही है, ये बीमारियां नहीं है, ये बीमारी की अलामात है। रुपया हमारा तेजी से गिर रहा है, ये एक बीमारी की अलामत है, ये खुद से बीमारी नहीं है। जो खुद से बीमारी है वो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त सियासी अफरा तफरी है, सियासी गैर यकीनी की फजा है, सियासी इंतशार की फजा है, और उसके नतीजे में हमारी मईशत के ऊपर ये बुरे असरात आ रहे हैं। अब अगर IMF का लोन आ जाता है, कोई $1 बिलियन हमें इजाफी मिल जाता है, तो मुमकिनात में से है कि बीमारी की जो अलामात हैं उनको हम दबा पाएंगे। रुपया जितनी तेजी से गिर रहा है शायद उतनी तेजी से गिरना बंद हो जाए, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं है IMF ने, आप 75 साल माशी तारीख खोल के देख लें, जितने भी मेंबर ममालिक हैं IMF के, IMF ने कभी उनकी सिमत, उनकी माशी सिमत दुरुस्त नहीं की। ये IMF की जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। IMF तो एक मालियाती इदारा है, एक सियासी इदारा है, उसके सियासी मालिकान हैं, उसमें से अमेरिका उसका सबसे बड़ा मालिक है। ये जिम्मेदारी हमारे अपनी सियासी क़यादत की है, ये जिम्मेदारी हमारी अपनी लीडरशिप की है कि मुल्क की मईशत को आपने सीधी सिमत जो है वो किस तरह चलाना है। इस वक्त प्रॉब्लम सबसे बड़ा मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि मुल्की सियासत जो है वो मुल्की मईशत को मुकम्मल तबाही की तरफ धकेल रही, पूरी कोशिश की जा रही है। यानी कि सारी की सारी सियासी क़यादत जो है वो आपस में एक कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, और उस दौरान ये हो रहा है कि रुपया बड़ी तेजी से गिर रहा है, महंगाई आ रही है। फिर भाई साहब, अनफॉर्चुनेटली ये एक मल्टीपल क्राइसिस बनता जा रहा है। ये सिर्फ अब माशी क्राइसिस, माशी बहरान नहीं रहा। देखिए, जब सियासतदान आपस में जो उनके सियासी इख्तलाफात हैं उनको सियासत से दूर नहीं कर पाते और अदालतों के पास चले जाते हैं, फिर अदालतें जो हैं वो पॉलिटिसाइज हो जाती हैं। जिस पार्टी के खिलाफ फैसला होगा दूसरी पार्टी जो है वो अदालत को तनकीद का निशाना बना लेती है, तो फिर वो अवाम का और अदालत के दरमियान एतमाद खत्म होने लगता है। तो एक तरफ तो हमारा वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है, जो माशी बहरान चल रहा है, उसके साथ ही साथ अब ये एक अदलिया का बहरान शुरू हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए कि एक जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स, यानी कि इदारा जाती जो तबाही है। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर वो किसी की पार्टी के खिलाफ फैसला करता है तो वो पार्टी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शुरू हो जाती है। तो एक कमजोरियां आ रही हैं, तबाही आ रही है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है वो पिघल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक और इदारा है, उसको तबाही का निशाना बनाया जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है जब हम एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन के थ्रू गुजर रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक हो रहा है मामला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो दुकानों के ऊपर फिक्स टैक्स का जो फैसला किया था, जिसके ऊपर अभी तो खैर नेगोशिएशंस हो रही हैं, उसमें मरियम साहिबा ने कोई ट्वीट भी किया है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर को कहा है कि इसको रिकंसिडर करें आप। सो ये मामला क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि IMF के साथ जो हमारी एग्रीमेंट जितना भी हुआ है, रेवेन्यूज़ को हमने बढ़ाना है, तो उस हवाले से डू यू थिंक कि ये एक दुरुस्त फैसला है, या फिर दुकानदार जो कुछ कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं कि फिक्स टैक्स उनके ऊपर जो लगाया जा रहा है वो ठीक नहीं है? देखिए भाई साहब, हम फिक्स टैक्स की बात पिछले कई सालों से कर रहे हैं कि फिक्स टैक्स लगा दिया जाए। इसका जो नतीजा है उससे कोई रेवेन्यू खास बढ़ने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। वो जो रिटेलर्स हैं उनको टैक्स नेट के अंदर किसी तरह लाया जाए। तो वो जो नीयत है उनको टैक्स नेट के अंदर लाने की, वो मेरा ख्याल है कि फैसला दुरुस्त है। अगर उसमें अमाउंट उनकी कम कर दी जाए तो देखिए, पहले से कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमने
बिलियन रुपया जो है वो रिटेलर्स के ऊपर ये छोटा मोटा टैक्स लगा के इकट्ठा कर लेना। तो अमाउंट के ऊपर मेरा ख्याल है कि निगोशिएशन अगर हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो फैसला किया है कि उनको टैक्स नेट के अंदर लाना है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल मुझे काइंडली ये बता दें कि ये गैस के हवाले से क्या हमने टाइमली जो है वो ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए, या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं बिकॉज यूक्रेनियन रशियन वॉर की वजह से, और फिर रशियन जो सप्लाई जा रही थी गैस की यूरोप के अंदर वो बंद होने की वजह से, कम होने की वजह से उन्होंने कतर में जाके और बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ उनको गैस मिल रही थी उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर लिया, और महंगी गैस ज़ाहिर है कि दे कैन अफोर्ड इट। हम क्या देखते रह गए या हमने नहीं किया, और आने वाले जो सर्दियाँ हैं वो लोगों के लिए मुश्किलात होंगी मज़ीद? जी, अगर हम देखें कि कोई 1.5 साल पहले चले जाएं, साल भर पहले चले जाएं, उस वक्त एक मौका था पाकिस्तान के पास गैस की बुकिंग करने का। वो मौका हमने खो दिया। उसके बाद फिर जैसे आपने कहा कि यूक्रेन और रशिया में जंग शुरू हो गई, और यूरोपियन ममालिक के पास क्योंकि उनका खजाना, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनके पास डॉलर ज़्यादा हैं, हमारे स्टेट बैंक जो है वो खाली पड़ा है, तो हमारे लिए मुश्किल हो गया कि हम यूरोपियन ममालिक के साथ मुकाबला कर सकें गैस खरीदने का। तो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगेन आई थिंक इसका सोल्यूशन ये है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर गैस मौजूद है, जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट मौजूद हैं, जो साबित हो चुके हुए हैं, जो अमेरिका के इदारे हमें बता चुके हैं कि आपके पास कोई 110 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस पड़ी है, उसके ऊपर हम कोई फोकस नहीं करते। जितनी भी एक्सप्लोरेशन कंपनीज बाहर से आई थी उनको तकरीबन सभी को हमने भगा दिया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, हमसे बात करने का। माशी माहिर नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम से वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।